प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 19 फरवरी को समाजशास्त्र का एग्जाम है और उसके लिए मैंने 160 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में या चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का क्या अर्थ है? तो लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है। इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देने के पश्चात 1000 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। भारत में लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से है। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। दूसरा क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 1831 में हुआ था और मृत्यु 1897 के हुआ था, ये क्या थी? तो देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। बीपीओ क्या है? तो बीपीओ का पूरा रूप है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग कहा जाता है, जैसे कॉल सेंटर। यह उन प्रमुख उद्योगों में से है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहते हैं। ऐसे समूह अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कानून बनाने या संशोधन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने लगते हैं, जो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। जनसंपर्क के साधन को मास मीडिया क्यों कहते हैं? तो जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं। टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो आदि। इन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। तीभागा आंदोलन क्या था? तो ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे तीभागा आंदोलन कहते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी इसका प्रमुख क्षेत्र था। यह आंदोलन 1946-47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों का था, जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, न कि आधा या इससे भी कम। यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का था। AR देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, इसलिए इसने राजनीतिक रंग ले लिया। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से यह शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर अधिक निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रौद्योगिकी उन्नति की वह प्रक्रिया है जो समान उपकरणों से चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर बृहद स्तरीय कारखानों के उत्पादन तक संपन्न होती है। सेट 2 है आपका, आयु संभाविता क्या है? तो यह एक जनसंख्या संकल्पना है जो बहुत जटिल होती है। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। इसकी गणना एक क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के बीच आयु विशेष की मृत्यु दर द्वारा की जाती है। पत्नी स्थानिक एवं पति स्थानिक परिवार में क्या अंतर है? तो आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पत्नी स्थानिक और पति स्थानिक होते हैं। पत्नी स्थानिक में नवविवाहित जोड़ा वधू के माता पिता के साथ रहता है और दूसरी स्थिति में वर के माता पिता के साथ। सामाजिक विषमता क्या है? प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन जब दूसरों की अपेक्षा अधिक होते हैं, तो अवसरों की विषमता भी पैदा हो जाती है, जो एक समान विकास का मौका नहीं देती। यही सामाजिक विषमता है। यह विषमता व्यक्तिगत कारकों के चलते नहीं होती। सामाजिक संसाधनों तक व्यक्ति की गैर बराबर पहुंच की एक पद्धति समाज में निर्मित हो जाती है। यही सामाजिक विषमता का रूप ले लेती है। दोहरी नागरिकता क्या है? तो दोहरी नागरिकता एक राजनैतिक व्यवस्था है, संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। यह व्यवस्था या कानून किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक
दूसरे राज्य का नागरिक बनने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, इस कानून के तहत यहूदी जाति के अमेरिकी लोगों को एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की नागरिकता प्राप्त है। हित समूह से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई छोटा अथवा बड़ा समूह संगठित रूप धारण कर लेता है तो उसे हित समूह कहा जाता है। इस समूह का उद्देश्य अपने सदस्यों के विविध प्रकार के हितों की रक्षा करना होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक, विद्यार्थी, दुकानदार, किसान, मजदूर आदि के विभिन्न प्रकार के हित होते हैं जिनके समूह गठित हो जाते हैं। अमिता राय कौन है? तो अमिता राय ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रसिद्ध संपर्क एवं चलचित्र समालोचक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। फिर ये बीबीसी, सीबीसी एवं प्रसारण की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गई। ये महिला पत्रकारों में वरिष्ठ है। फिल्म, रेडियो और दूरदर्शन समालोचनाएं और मुख्य समाचार पत्रों के स्तंभ लिखने के लिए ये जानी जाती है। फोर्ट विलियम की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1698 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ही फोर्ट विलियम मतलब कोलकाता नगर की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य था रक्षा और इसके लिए सैन्य बल को गठित करना। फोर्ट और इसके निकटस्थ खुला क्षेत्र था जहां सैन्य बलों के डेरे थे। यह खुला क्षेत्र, जिन्हें मैदान कहते थे, ही कलकत्ता नगर का केंद्र बना और यहीं से शहर का विस्तार एवं विकास हुआ। मॉडल 3 से है, जनसांख्यिकीय लाभांश का क्या अर्थ है? तो विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के सुधार से प्राप्त जनसंख्या वृद्धि के कम होने को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। यह लाभांश प्रत्येक दशक में पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तरह तथा आज के आयरलैंड की भांति भारत को भी मिलाना शुरू हो गया है। वर्ग और जाति में क्या अंतर है? तो वर्ग के समूह होते हैं जिनमें सीमाएं बनावटी, मनमानी एवं बाढ़ होती है। कोई भी व्यक्ति इन समूहों में प्रवेश पा सकता है। जाति की सीमाएं वर्ग समूह की तुलना में अधिक कठोर और रूढ़ियों पर आधारित होती है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। तो अपने राष्ट्र और उससे संबंधित हर चीज के लिए प्रतिबद्धता, आमतौर पर भावात्मक प्रतिबद्धता राष्ट्रवाद है। हर हाल में, हर मामले में राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, उसके पक्ष में झुकाव रखना राष्ट्रवाद की पहचान है। यह विचारधारा की भाषा, धर्म, इतिहास, प्रजाति, सजाति आदि की समानता समुदाय को विशिष्टता प्रदान करती है। राष्ट्रवाद का मूलाधार है। चौथा है, फ्रांसीसी क्रांति के कौन से 3 आदर्श या शब्द थे? तो आज समाज नए रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। समाज के इस नए रूप को फ्रांसीसी क्रांति ने 3 आदर्शों को बंधुता, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों में अभिव्यक्ति किया था। हरित क्रांति कब और किन क्षेत्रों में प्रारंभ की गई? तो 1960-70 के दशक में, विशेषता 1966-67 में देश में हरित क्रांति यह कार्यक्रम मुख्यतः गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में चली। विनिवेश क्या है? तो सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स जब निजी कंपनियों को बेचती है तो इसे विनिवेश कहते हैं। सरकार के हाथों ऐसी कंपनियां घाटे में चलने का जब अनुमान होने लगता है तब ऐसा अक्सर होता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को भय होने लगता है कि विनिवेश के कारण कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। इंग्लैंड में चार्टरवाद क्या था? तो ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। यह अधिकार संपत्ति के स्वामियों तक ही सीमित था। इसी के लिए चार्टरवाद इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन 1839 में प्रारंभ होकर प्रथम विश्व युद्ध तक मतदान के अधिकार के लिए लोगों के हस्ताक्षर अभियान के रूप में चलता रहा। मॉडल 4 से है, अनुमान या प्रक्षेप से आप क्या समझते हैं? तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2001, सॉरी यहाँ पर गलत डाटा दिया हुआ है। पिछली जनगणना जो है 2011 में हुई है। इसके आधार पर अगर 2026 की स्थिति का अनुमान लगाया जाए तो यह अनुमानित भारी आकार की दर्शाएंगे। इसी को अनुमान या परिक्षेप कहते हैं। जाति प्रथा में अलगाव का क्या अर्थ है? तो अलगाव की भावना का सीधा अर्थ है इसके आधार पर एक जाति दूसरी जाति से अपने को भिन्न मानती है
और इस भिन्नता का कठोरता से पालन करती है। परिवार के सकारात्मक पक्ष क्या है? तो परिवार एक गहरे स्नेह और देखभाल की सनातन संस्था है, जिसका उद्भव एक ही प्यार, त्याग, बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा, देखभाल की मधुरता से हुआ है। परिवार की ऐसे ही सकारात्मक स्थिति इसके सकारात्मक पक्ष का बखान करती है। आत्मसत्कारण से क्या समझते हैं? तो साहित्यिक एकीकरण और समजातीयता की एक प्रक्रिया है। आत्मसत्कारण इसके द्वारा किसी समुदाय या समाज में नए शामिल हुए या अधीनस्थ समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति को खो देते हैं और प्रभुत्वशाली बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपना लेते हैं। आत्म सत्करण जबरदस्ती भी करवाया जा सकता है और यह ऐच्छिक भी हो सकता है, जैसे आदिवासी लोग हिंदू जाति को क्रिश्चियन बनाने में लगे रहते हैं। अगला है न्याय पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत की न्यायपालिका के रूप में न्याय पंचायत की व्यवस्था होती है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। बिहार भी ऐसे राज्यों में एक है। पंचायत ग्राम पंचायत की अदालत है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का आधार इनके पास होता है। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होते हैं। अगला है रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो औपनिवेशिक शासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि प्रबंध से संबंधित थी। अंग्रेजों ने मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। तेलुगु भाषा में रैयत का अर्थ है कृषक। इसके अनुसार किसान जमीन के मालिक खुद थे। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था। सोप ओपेरा का क्या तात्पर्य है? तो सोप ओपेरा कहानियों की लड़ी या धारावाहिक प्रदर्शन है। यह लगातार चलती है, अलग अलग कहानियाँ चलती रहती हैं और भिन्न पात्र प्रकट और गायब हो जाते हैं, पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक उसे पूरा प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता। सोप ओपेरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिन्हें नियमित दर्शक जानते हैं, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभवों से सुपरिचित हो जाते हैं। मतलब एक नाटक है जो लगातार चलते रहता है, पार्ट बाय पार्ट, वही सोप ओपेरा होगा। अगला मॉड्यूल है 5। तो जनसांख्यिकीय का क्या अर्थ है? तो जनसांख्यिकीय मतलब डेमोग्राफी को जननांकीय भी कहते हैं। डेमोग्राफी में यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस और ग्राफीन, पहले शब्द का तात्पर्य जनसंख्या से है जबकि दूसरी का विवरणात्मक विज्ञान से। इस तरह जनसांख्यिकीय जनसंख्या और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन का विज्ञान है। आप कैसे कह सकते हैं कि परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है? तो परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यह बात हमारे अस्तित्व के लिए अपने आप स्वीकृत है। हम यह मानकर जीते हैं कि अन्य लोगों के परिवार हमारे परिवार की तरह है। यही परिवार जन एकात्मकता का बोध परिवार को जीवन का अंग बना देती है। एकीकरण का अर्थ स्पष्ट करें तो एकीकरण सांस्कृतिक जुड़ाव या समेकन की एक प्रक्रिया। इसके द्वारा सांस्कृतिक विभेद निजी क्षेत्र में चले जाते हैं और एक समान सार्वजनिक संस्कृति सभी समूहों द्वारा अपना ली जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आमतौर पर प्रबल या प्रभावशाली समूह की संस्कृति को ही आधिकारिक संस्कृति के रूप में अपनाया जाता है। इसमें सांस्कृतिक अंतरों, विभेदों या विशिष्टताओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाता अथवा कभी कभी तो सार्वजनिक क्षेत्र भी ऐसी अभिव्यक्ति को रोक लगा दी जाती है। काश्तकार या पट्टेदारी का क्या अर्थ है? तो जो कृषक भूस्वामी से खेती के लिए जमीन पट्टे पर लेता है उसे काश्तकार या पट्टेदारी कहा जाता है। ऐसे किसानों की आमदनी मालिक कृषकों से बहुत कम होती है। इन्हें भूमि उपयोग के लिए मालिक को फसल या फसल की आमदनी के रूप में 50 से 75% तक भुगतान करना पड़ता है। फोर्डवाद क्या है? तो 20वीं सदी में अमेरिकन उद्योगपति फोर्ड द्वारा लोकप्रिय की गई एक उद्योग व्यवस्था को फोर्डवाद कहते हैं। उसने कारों का उत्पादन बड़ी मात्रा में करने के लिए पुर्जे जोड़ने की पद्धति को लोकप्रिय बनाया है। इस युग में भी उद्योगपतियों एवं राज्य दोनों के द्वारा कामगार को बेहतर दिहाड़ी और समाज के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू किया गया। खदान एक्ट 1952 का परिचय दे। तो बताया जाता है कि केवल कोयले की खान में 5.5 लाख लोग काम करते हैं। उनके कामकाज, मजदूरी, सुरक्षा
आदि बिंदुओं पर भारत सरकार द्वारा खदान एक्ट 1952 लागू किया गया है। इससे स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति खान में अधिक से अधिक कितने घंटे काम कर सकता है। यदि वह निर्धारित अवधि से अतिरिक्त काम करता है तो उसे घंटे के हिसाब से अलग भुगतान होना चाहिए। खदान कामगारों के लिए निर्धारित सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, वन पंचायत की अवधारणा क्या है? तो वनों के अंध कटाई से ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खासकर औरतों को खाना बनाने के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर पशुओं का चारा जुटाना भी मुश्किल होता है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड में औरतों ने वन पंचायतें कायम कर रखी है। ये छोटे छोटे पौधे रोपती है, उनकी सिंचाई करती है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो बच्चों, ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।